नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रवीण कुमार अग्रवाल राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं और उससे संबंधित जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी इनको मैं विस्तार से इनकी अवधारणाओं को बताऊंगा। इसके अलावा फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है और बेसिक ईयर क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर जीडीपी का आधार वर्ष के आधार पे गणना, चालू वर्ष के आधार पे गणना, ये क्या है, राष्ट्रीय आय में क्या नहीं शामिल होता है, और वर्तमान में 2015 से हमारे यहाँ पहले जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता था, लेकिन 2015 से एक नया कॉन्सेप्ट GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसको बेसिक प्राइस पे निकाला जाता है, और जीडीपी इसको मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो आज इनकी सारी अवधारणाओं को हम देखेंगे और साथ ही साथ इसके आगे बहुत सारी चीज़ें और छूटती हैं जिसको अगले टॉपिक पे हम कवर करेंगे, जैसे प्राइवेट इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय उसके कितने क्षेत्र हैं, किस प्रकार से गणना की जाती है और क्या है। तो आज देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि, आपका ग्रोथ, संसाधनों का आकलन, ये सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है। संसाधनों का दोहन कैसा है, उसका कंजप्शन कैसा है, ये राष्ट्रीय आय बताता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी इकोनॉमी में, किसी फाइनेंशियल ईयर के समय अंतिम वस्तुएं, अंतिम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू है, मौद्रिक मूल्य है। अर्थात अंतिम वस्तुएं इसलिए की जाती जिससे दोहरी गणना न हो, और एक प्रवाह है, स्टैटिक नहीं है। हर वर्ष इसको निकाला जाता है। नेशनल इनकम को CSO के द्वारा, इसकी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी गणना होती है, और इसके परिवर्तन को हम प्रति व्यक्ति आय के रूप में ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ये सही राष्ट्रीय आय का निर्धारण करती है। जैसे आपने देखा, अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है राष्ट्रीय आय में, जब हम जनसंख्या का, उस देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं, अर्थात भारत की राष्ट्रीय आय में अगर कुल राष्ट्रीय आय में हम भारत की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। और आर्थिक विकास को या आर्थिक ग्रोथ रेट को या डेवलपमेंट को हम इसके फैक्टर के रूप में मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय अगर बढ़ रहा है, उस गति से जनसंख्या और तेजी से बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम हमारा कम हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि राष्ट्रीय आय हमारी बढ़ रही है। तो प्रति व्यक्तियों में आय का वितरण कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सही रूप से अगर हम राष्ट्रीय आय के परिवर्तन को देखें, तो पर व्यक्ति आय के रूप में हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अब कुछ अवधारणाएं हैं राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई, जैसे आपने देखा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। आज इसको समग्रता से देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि वास्तव में क्या है, क्योंकि हमारा सबसे मूल जीडीपी एक घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा, इसको आर्थिक सीमा भी कहा जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा, इसके अंतर्गत जो है हमारी जो दूतावास
सैन्य प्रतिष्ठान, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये शामिल नहीं किया। अगर घरेलू सीमा में हमारा कोई विदेशी दूतावास है या विदेशी कोई सैन्य संगठन है, वो शामिल नहीं किया जाता। लेकिन भारत का दूतावास अगर अमेरिका में है, अगर ब्रिटेन में है, या सैन्य संगठन भारत का कहीं और है, तो वो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा में पूरा राजनीतिक सीमा आती है। इसके अंतर्गत हमारा आकाशीय क्षेत्र, समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील, ये इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। यूएन के द्वारा इसमें इसकी सीमा का आकलन किया गया है। तो 200 नॉटिकल मील तक अगर कोई भी संसाधन का दोहन होता है तो वो हमारी अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और बॉम्बे हाई इसी में आता है, इसलिए क्वेश्चन अक्सर बनता है कि बॉम्बे हाई जो है वो किस में है, तो ये EEZ में है। इसके अलावा घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा जो जलयान या वायुयान चलाए जाते हैं, भारतीय निवासी चाहे वो विदेशी हों चाहे भारतीय नागरिक हों, उनके द्वारा अगर कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट चलाए जाते हैं, या निवासियों द्वारा मछली पकड़ने की नौका, प्राकृतिक गैस का कोई यान है, या जगह जगह समुद्र में तैरते प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाते हैं, तो वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो घरेलू सीमा में याद रखिएगा, जैसे अगर विदेश में हमारे प्रतिष्ठान है, सैन्य प्रतिष्ठान है, वो भी आ जाते हैं। लेकिन भारत के अंतर्गत अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो वो नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष, अब एक वित्तीय वर्ष को समझना आवश्यक है। एक फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से ये 31 मार्च 2021 तक चलेगा। अब आपको ये है कि एक वित्तीय वर्ष, ये वित्तीय वर्ष ये है। लेकिन अगर आरबीआई का अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखें तो वो एक बार क्वेश्चन में आया है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। इसी प्रकार से कृषि वित्तीय वर्ष अलग होता है। सब राज्यों का अलग अलग अपने ढंग से निर्धारित होता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुएं, इसको भी समझना जरूरी है। अंतिम वस्तुओं का मतलब ये है कि दोहरी गणना ना हो, मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना ना हो, और सेवाओं का मॉनेटरी वैल्यू, यानी जिन भी वस्तु और सेवाओं की हम मॉनेटरी में वैल्यू निकाल सकते हैं, मौद्रिक मूल्य जिनका निकाल सकते हैं, उनकी गणना की जा सकती है। और मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए गेहूं से आटा बना और आटा कुछ खाने में यूज हो गया, उसको हम अंतिम उपभोग के रूप में उस आटे को की वैल्यू जोड़ लेंगे। लेकिन कुछ आटों से ब्रेड जुड़ी तो ब्रेड के मूल्य को जोड़ेंगे, न कि उस आटे को जोड़ेंगे। और कुछ आटे से अंतिम रूप से हमारी ब्रेड के बाद बेकरी बनी तो हम बेकरी को ही जोड़ेंगे, उस आटे को नहीं जोड़ेंगे या उस ब्रेड को नहीं जोड़ेंगे। इस प्रकार से मध्यवर्ती वस्तुओं का के मूल्य का आकलन नहीं होता है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या शामिल होता है क्या नहीं। उससे पहले हम चलते हैं कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, और इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो जीडीपी हमने देखा, जीडीपी एक घरेलू सीमा के अंदर या आर्थिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसको घरेलू सीमा के अंतर्गत लेते हैं। परंतु इस घरेलू सीमा में हमने देखा बहुत सारे विदेशी इस घरेलू सीमा के अंतर्गत रहते हैं और बहुत सारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं
जब इस को हम विभिन्न भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी इनकम को हम जोड़ लेते हैं और जब यहाँ रह रहे घरेलू सीमा के अंतर्गत बहुत सारे विदेशी जो रहते हैं उनकी इनकम को घटा देते हैं और इसमें ये हमारी जो अवधारणा आती है उसको हम जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए हमको अगर हम देखें तो नेट फॉरेन इनकम इन अब्रोड ये हम जब जोड़ देते हैं जीडीपी में तो ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। या फिर हम साफ शब्दों में देखें तो जब जीडीपी में हम भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय या निर्यात को जोड़ दें और विदेशियों द्वारा जो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो आय है और यहाँ जो आयात है उसको घटा दें तो ये हमारा जीएनपी बन जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। अतः यहाँ पर हम जब डी से एन में जाएंगे बीच में तो देखिए ये एक निवासी की अवधारणा है और ये नेशनल की अवधारणा है या राष्ट्रीयता की अवधारणा है। इसमें निवासियों का प्रावधान है, इसमें नागरिक का प्रावधान है। अतः क्वेश्चन एक बार आया था कि नागरिकता का प्रावधान कौन सा है? नागरिकता का प्रावधान जीएनपी है। इसके अलावा देखिए एक और है जीडीपी से एनडीपी कैसे लाया जाए। यहाँ पर देखिए बाकी तीनों चीजें ठीक है, यहाँ जी से एन में परिवर्तित हो रहा है और टीपी सेम है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम किसमें बदल रहे हैं? एनडीपी में बदल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने देखा कि जीडीपी में जब जो हम मशीनों से उत्पादन कर रहे हैं उन मशीनों का डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास होते रहता है। तो जब हम मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं जीडीपी में तो हमारा एनडीपी आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। इस प्रकार से अगर हम इंटरचेंज करना चाहें तो जीडीपी को अगर हम एनडीपी के रूप में देखें तो जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से किसी भी तरीके से हम इंटरचेंज करके उसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इंटरचेंज करने का, प्री में क्वेश्चन आता है जिसको आप निकाल सकते हैं। अब अंतिम अवधारणा इसमें एनएलपी की है, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। वास्तव में नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब साधन लागत में हम पहले कैलकुलेट करते थे तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता था। नेट नेशनल प्रोडक्ट अब इसमें जब हम देखें तो जीएनपी में जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो ये हमारा एनएनपी आ जाता है। और अगर हम जीएनपी में मूल्यह्रास को घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है? एनएनपी आ जाता है। और अगर हम जीडीपी के आधार पे देखें तो एनएनपी जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम अब्रोड, इसको नेट फॉरेन इनकम अब्रोड बोलते हैं, और इसमें माइनस मूल्यह्रास, माइनस क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। तो इस प्रकार से जीडीपी के आधार पे भी हम नेट नेशनल इनकम को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को बता सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम अब्रोड या भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय और निर्यात, और विदेशियों द्वारा जो घरेलू सीमा में रहते हैं उनके द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है और आयात को घटा दिया जाता है, साथ ही साथ मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये नेट नेशनल प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बार बार समझने की आवश्यकता है ये चारों में इंटरचेंज कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, आपने देखा। अब इसी में दो अवधारणाएं और हैं।
साधन लागत है और एक बाजार मूल्य है, और वर्तमान में भी बेसिक प्राइस का निर्धारण और किया गया। पहले जीडीपी को साधन लागत पे निकाला जाता था। क्या है ये साधन लागत, इसको समझने की आवश्यकता है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर, कुछ फैक्टर साधन होते हैं, कुछ नॉन फैक्टर होते हैं। जैसे नॉन फैक्टर में आपका कच्चा आपके जो गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो आ जाते हैं। जबकि साधन में 4 चीजें विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा। किन साधनों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी वस्तु का, ये साधन लागत है, और ये साधन लागत हमेशा राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई भी वस्तुओं को उत्पादन में, सबसे पहले हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उससे पहले हमको उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक लैंड चाहिए। लैंड का किराया या रेंट इसमें जोड़ा जाता है। रेंट का किराया, रेंट भूमि का किराया इसमें जोड़ा जाता है। उसमें लेबर चाहिए, इन लेबरों का मजदूरी, इन लेबरों की जो श्रम कॉस्ट है उसको जोड़ा जाता है, मजदूरी को जोड़ा जाता है। जो उसमें पूंजी लगी है, जो उस वस्तुओं के उत्पादन में जो पूंजी लगी है, उसका इंटरेस्ट या ब्याज, प्रबंधन का वेतन, और साथ ही साथ जो निवेशक या उत्पादक है या जो साहसी व्यक्ति है या जो उस इंडस्ट्री को लगा रहा है, उसका लाभ या उसको लाभ भी हो सकता है, उसको हानि भी हो सकता है। तो ये 4 चीजें जो हैं विशेष तौर पे, चूंकि प्रबंधन का वेतन ये श्रम के वेतन में ही जुड़ जाता है, तो ये 4 चीजें विशेष तौर पे साधन लागतों के लिए जरूरी है। कोई भी अगर आप कोई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए जो भूमि या लैंड है उसका किराया, इसके अलावा जो लेबर लगा है उसका वेज, लेबर की मजदूरी, वेजेस, आपका जो पूंजी लगी है, जो कैपिटल लगा है उसका इंटरेस्ट, और जो निवेशक है या जो उद्यमी है, उद्यमी का लाभ या हानि, उद्यमी का लाभ या हानि जो इससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो साधनों के द्वारा जब हम कोई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसको साधन लागत बोला जाता है, जिन साधनों के माध्यम से। और यही बाजार मूल्य कब कहलाता है, जब उपभोक्ताओं को जिस मूल्य पर वस्तु प्राप्त होती है, उपभोक्ताओं को जिस मूल्य पर वस्तु प्राप्त होती है उसको बाजार मूल्य कहा जाता है, उसको मार्केट प्राइस कहा जाता है। अब आप इसकी अवधारणा को समझेंगे कि बाजार मूल्य है क्या। दरअसल जैसी वस्तु मार्केट में आती है, सरकार में इसका हस्तक्षेप हो जाता है। सरकार उस पर 2 चीजें करती है। चूंकि वस्तु है तो उस पर टैक्स लगाती है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, या तो टैक्स लगाए या फिर क्या करे, या फिर सब्सिडी दे। तो सरकार के द्वारा किसी भी साधन लागत से उत्पन्न वस्तुओं पे उस पर हस्तक्षेप जो किया जाता है, अगर टैक्स लगाया जाता है, चूंकि वस्तुओं पे टैक्स है इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार क्वेश्चन आया था कौन सा टैक्स लगता है, तो यूपीएससी में क्वेश्चन था, टैक्स केवल दिया था, अप्रत्यक्ष कर दिया, तो हमेशा क्या लगाएगी, अप्रत्यक्ष कर। अब जिसमें टैक्स भी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें ज़्यादा टैक्स हो, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टोबैको वगैरह, सिगरेट वगैरह, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा रहता है, अल्कोहल पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। और या फिर किसी को मार्केट में प्रोत्साहित करना चलाने के लिए उस पर सरकार सब्सिडी देती है। जैसे आपने देखा किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी है, जो फर्टिलाइज़र है उस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। हमको वनों की कटाई ना हो, गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसको भी सब्सिडी के रूप में, सरकार की लागत ज़्यादा है लेकिन सरकार उसको
प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी देती है। तो इस प्रकार से बाजार में कोई वस्तु उसकी लागत से अगर टैक्स लग जाता है तो ज़्यादा कीमत पे मिलती है, और अगर सरकार उसको सब्सिडी मुहैया कराती है तो बाजार में साधन लागत से कम कीमत पर मिलती है। तो इसको हम लोग बाजार मूल्य के रूप में देखते हैं। ये मार्केट प्राइस है। इसके अलावा एक होता है बेसिक प्राइस।